अब हम अगर एसएचएम की बात करते हैं तो हमारे पास एसएचएम एक नई मोशन आपने अभी तक आपने पढ़ा कौन सी मोशन, वन डी मोशन में पढ़ा आपने स्ट्रेट लाइन मोशन, फिर पढ़ा प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, फिर इसके बाद आपने पढ़ा सर्कुलर मोशन, फिर इसके बाद आपने पढ़ा 3D मोशन जिसमें आपने गैस मॉलिक्यूल की मोशन पढ़ी है। ठीक है, अब कोई नई मोशन आ जाएगी हमारे पास, दैट्स कॉल्ड एज कौन सी मोशन, जिसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। तो हमारे पास असल में जो मोशन होती है पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज पीरियोडिक मोशन। मैं पहले बेसिक से पढ़ाऊंगा ताकि आप बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को फिर अच्छे से समझ पाएंगे। आज का लेक्चर बहुत सिंपल रहेगा, ठीक है ना, बट कल के लेक्चर के लिए जो भी आने वाली 11 लेक्चर हमारे पास है उसके लिए ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है ना, व्यूज के साथ 11 लेक्चर। अब सुनो, तो मुझे बताइए कि एक हमारे पास होता है जिसको हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशन, ठीक है ना, फिर इसके बाद में एसएचएम उसी का केस बनता है, ठीक है असल में, ठीक है। तो मुझे बताइए कि अगर मैं पीरियोडिक मोशन की बात करूंगा जो हमारे पास रिपीट हो जाएगा रेगुलर इंटरवल्स ऑफ द टाइम में, उसको हम नाम देते हैं पीरियोडिक मोशन। यानी कि वो मोशन जो रिपीट हो जाएगा रेगुलर इंटरवल्स ऑफ द टाइम में उसको हम क्या नाम देते हैं, पीरियोडिक मोशन। समझ बात आ रही है? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्लॉक की मोशन हम देखेंगे, अगर 12 बजेंगे फिर इसके बाद 12 बजे, फिर 12 घंटे के बाद वो 12 बजेंगे ना, फिर से दैट मींस हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हर 12 घंटे के बाद वो उस पॉइंट को क्रॉस करेगा, हर 12 घंटे के बाद उस पॉइंट को क्रॉस करेगा। दैट मींस ये रेगुलर इंटरवल्स ऑफ द टाइम में रिपीट हो जाता है, उस मोशन को हम नाम देते हैं कौन सी मोशन, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। क्लियर बात है क्या? देखो पहला जो पॉइंट हम लिखेंगे इसमें, अभी ऐसे स्टार्ट नहीं हुआ, पहले हम लिखेंगे क्या, पीरियोडिक मोशन। इट इज दैट टाइप ऑफ द मोशन, it is that type of motion which repeats again and again and again in regular intervals of the time, in regular intervals of the time, regular intervals of time। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल जो हमारे पास है दैट्स व्हाट वी कॉल इट मोशन ऑफ द क्लॉक, मोशन ऑफ क्लॉक। मुझे पता है कि इस चैप्टर से बहुत सारों को डर लगता है, बट आज आप पहली बार समझोगे इस चीज को बहुत अच्छे से। अब जरा दूसरी बात समझ लेते हैं क्लॉक की एग्जांपल। हाँ, अब हमारे पास इसी में दूसरा जो पॉइंट बनता है दैट्स कॉल्ड एज एसएचएम, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, जो पार्टिकल टू एंड फ्रो में मोशन करेगा, ठीक है ना, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, दैट्स कॉल्ड द सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कि जो भी मोशन हमारे पास हो जाएगी मेन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो में मोशन करेंगे, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिलहाल डेफिनेशन समझ लेते हैं, समझे बात आ रही क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो हमारे पास एग्जांपल आते हैं, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ठीक है, सिंपल पेंडुलम, ठीक है ना, टॉर्शनल पेंडुलम, दीज आर द एग्जांपल्स। यानी कि वाटर जो हमारे पास यूट्यूब में हम क्या भरेंगे, पानी भरेंगे, मोशन करा देंगे, उस तरीके से वेव जैसा बन जाएगा उधर पे। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द केस एसएचएम, यानी हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन है। लिखो सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन से मोशन होते हैं, ठीक है। मोशन इज इन द फॉर्म ऑफ टू एंड फ्रो, मोशन इज इन द फॉर्म ऑफ टू एंड फ्रो, मोशन इज इन द फॉर्म ऑफ टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, मोशन इज इन द फॉर्म ऑफ टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, अबाउट इट्स mean position, about its mean position, about its mean position, ठीक है। एग्जांपल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, एग्जांपल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, सिंपल पेंडुलम, कॉमा एंड सिंपल पेंडुलम। बहुत सारे हैं बट आप फिलहाल दो तीन लिख लो, एक दो। अब इसके बाद हमारे पास जो है बेसिक टर्म्स ऑफ एसएचएम। देखो बेसिक टर्म्स ऑफ एसएचएम, आप ऐसा समझो कि हमें एसएचएम के बारे में कुछ नहीं पता, वैसे पता भी नहीं है, ठीक है। बेसिक टर्म्स ऑफ एसएचएम, पहला जो हमारे पास है दैट्स मीन पोजीशन, फर्स्ट जो हमारे पास है दैट्स मीन पोजीशन। व्हाट इज मीन पोजीशन, इसको हम एग्जांपल के तौर से समझ लेंगे। मान के चलेंगे बेटा कि हमारे पास एक स्प्रिंग मैंने ली, बिकॉज मैंने आपको बोला कि इसीलिए तो पहले लिखा है ये चीज। मान के चलेंगे मेरे पास एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को मैंने क्या किया, इसको ब्लॉक के साथ मैंने हैंग कर दिया इस तरीके से, मैंने वाई एक्सिस पे रखा है इसको। अब मैं क्या हो जाएगा इधर से इस पॉइंट को, जब ये इसका मास m है तो मुझे बताइए कि ये जो स्प्रिंग होगी ये नीचे आ जाएगी। जब ये नीचे आ जाएगी तो इसका मतलब होगा, पहले तो मैं मान के चलेंगे इस तरीके से हमारे पास है पूरा लोड जो इस ब्लॉक का है वो मेरे हाथ पे है, ठीक है। अब जो ही मैंने इसको रिलीज किया तो हमारे पास स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग इस तरीके से हो जाएगा, एक टाइम आ जाएगा जब ये रुक जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास जो पोजीशन होगी, दिस इज द पोजीशन जिसको मैं मीन पोजीशन बोलता हूं। क्या बोलूंगा मैं इसको, यहां पे ये हमारे पास मेन पोजीशन नहीं है, मेन पोजीशन हमारे पास वो वाली पोजीशन है जब ये खींच जाएगी ना, आफ्टर दैट जहां पर जिस पॉइंट पे भी आपको नेट फोर्स इक्वल टू द जीरो हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू द मेन पोजीशन, दैट्स कॉल्ड द मेन पोजीशन। तो मुझे बताइए कि अगर मैं यहां से इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को देखूंगा, इसका मास m है तो इस पॉइंट पे लगेगा ना नीचे mg फोर्स,
लगेगा नहीं लगेगा? तो यहां से लगेगा हमारे पास mg फोर्स, और ऊपर क्या लगा? ऊपर लगा हमारे पास स्प्रिंग फोर्स। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो हमारे पास यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स को मैं मानता हूं कि x, जिस पॉइंट पे आपका नेट फोर्स सिस्टम का इक्वल टू 0 हो जाएगा, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का 0 हो जाएगा, दैट टाइम पे हम उसको बोलेंगे, दैट पोजीशन को हम बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलेंगे इसको? अब जरा ध्यान से समझना, मुझे मान के चलेंगे कि मैं चाहता हूं कि ये ब्लॉक ऑसिलेट करना चाहिए, ऑसिलेट नहीं करेगा, अभी सिर्फ खिंच गया है। समझ में बात आ रही क्या? तो यहां पे हमारे पास स्प्रिंग फोर्स और mg जो होगा वो बराबर हो जाएगा। नाउ अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा तो ये पार्टिकल जो होगा ये इसके रेंज में यहां से लेके यहां तक ऑसिलेट करेगा, इस वाले एरिया में ऑसिलेट करेगा। दिस इज कॉल्ड द ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो में मोशन आ गई ना, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। क्लियर बात है क्या? तो हमारे पास नाउ, अब मुझे बताइए मीन पोजीशन को किसको मैं बोलूंगा मीन पोजीशन? मीन पोजीशन सर हमारे पास वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जो होगा वो 0 होगा। तो इसका मतलब मीन पोजीशन में आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। फ्री बॉडी डायग्राम में जितने भी आपके पास फोर्सेस होंगे, नेट फोर्स आना चाहिए 0 के बराबर। जिस पॉइंट पे भी नेट फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, उस पॉइंट पे हमारे पास हम क्या बोलेंगे? मीन पोजीशन। अब मुझे बता दो कि अगर मीन पोजीशन है तो मुझे बता दो यहां से अगर मैं थोड़ा सा फोर्स और दूंगा इसको, ये थोड़ा और एक्सटेंड हो जाएगा ना। मैं मानता हूं कि लेट दिस एक्सटेंशन इज एक्स नॉट। अगर मैंने ये एक्सटेंशन एक्स नॉट किया है तो फिर इसके बाद मैं इसको रिलीज कर रहा हूं तो यहां से ये ऑसिलेट करेगा, इधर ऊपर भी कितना जाएगा? एक्स नॉट। तो हमारे पास ये एक्स नॉट एंड एक्स नॉट जो ऊपर गया इसी को तो हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ में बात आ रही क्या? तो पहला जो टर्म हमारे पास है दैट्स कॉल्ड द मीन पोजीशन। तो मैं मीन पोजीशन किसको बोलूंगा? फिर मीन पोजीशन एक ऐसी पोजीशन होती है, ठीक है, जहां पे नेट फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। क्लियर बात है क्या? लिख लो। एट मेन पोजीशन लिखो, एट मेन पोजीशन net force is equal to the 0. Net force is equal to the 0. Net force is equal to the 0. That means हम ये बोलेंगे क्या? F net का वैल्यू जो हमारे पास वो 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब mg यहाँ पे और यहाँ पे इनकी डायरेक्शन अपोजिट में है, दैट मींस k ऑफ x इज इक्वल टू द 0। जिस पे हमारे पास ये वाला वैल्यू हो जाएगा, इसका मतलब mg जो हो जाएगा वो kx के बराबर हो जाएगा। दैट मींस वेट, इस केस में वेट जो होगा वो स्प्रिंग फोर्स के बराबर हो जाएगा। जिस पॉइंट पे आपको ये चीज मिल जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। समझ में बात आ रही क्या? तो हमारे पास मीन पोजीशन होता है। अब मुझे बता दो, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है वो मीन पोजीशन, मैंने बोला ना ये टू एंड फ्रो मोशन करती है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, तो दैट मीन टू एंड फ्रो मोशन यहां पे नहीं हो रही, बिकॉज़ दिस इज नॉट द मीन पोजीशन। यहां से वेट की वजह से एक खींच जाएगा। अभी तो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है? अभी डोमिनेटिंग फैक्टर mg है। अभी तो नेट फोर्स 0 बराबर नहीं हुआ। एक टाइम आ जाएगा जब पूरा खींच जाएगा और अब हमारे पास स्प्रिंग फोर्स आहिस्ता 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 के लिए क्या कर रहा है? इसके रेजिस्ट करेगा ना इसको। तो एक टाइम आ जाएगा जब स्प्रिंग फोर्स mg बराबर हो जाएगा, जिस पॉइंट पे भी बराबर हो जाएगा उसको मैं क्या नाम देता हूं? उसको मैं नाम देता हूं मीन पोजीशन। क्या बोलूंगा मैं इसको? समझ में बात आ रही क्या? शाबाश। अब इसके बाद मुझे बताओ एक बात और, ये हमारे पास मीन पोजीशन हो जाएगा, दिस mg इज इक्वल टू k इनटू x। तो हमारे पास ये चीज हमारे पास हो गया, इसको मैं बोलता हूं मीन पोजीशन। नाउ द सेकंड इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। सेकंड इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। मैं इसी एग्जांपल से सारी चीजें करा दूंगा, ठीक है? फिर इसके बाद आपको थोड़ा बहुत अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे। मुझे बता, शाबाश, मुझे बता दो एम्पलीट्यूड किसको बोलूंगा? क्या ये मैक्सिमम एक्सटेंशन हो जाएगा स्प्रिंग का अबाउट द मीन पोजीशन? ये कितना ज्यादा खींच जाएगा? एक टाइम तो हो जाएगा जब ये खींचना बंद करेगा। तो जितना ये मैक्सिमम खींच जाएगा उतना हमारे पास एम्पलीट्यूड होगा। समझ में बात आ रही है? तो इसका मतलब अगर मैं बोलूंगा कि मैंने फोर्स लगा दिया तो स्प्रिंग फोर्स जो होगा यहाँ पे mg और मेरा फोर्स एक्सटर्नल फोर्स जिसकी वजह से मैंने इसको ऑसिलेट कराया, तो हमारे पास नेट फोर्स यहाँ की तरफ कितना हो जाएगा? k इंटू एक्स प्लस एक्स नॉट, है कि नहीं? तो दैट मीन जो हमारे पास जो मैंने फोर्स लगाया इस टाइम फोर्स के एक्स को बैलेंस नहीं कर रहा है। इस टाइम स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे तो हमारे पास एक्सटेंशन तो हुआ था एक्स, तो हमारे पास यहाँ पे जब मैंने इसको और खींचा तो हमारे पास एक्स नॉट जो हो जाएगा ये हमारे पास एम्पलीट्यूड आ जाएगा। दैट मीन इट इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग आफ्टर द मीन पॉइंट। यानी कि मीन पॉइंट के बाद, मीन पॉइंट तक जितना एक्सटेंशन हुआ था वो तो हो गया, इसकी वजह से ये एक्सटेंशन सिर्फ नेट फोर्स को 0 करने में लगा। समझ बात आ रही क्या? तो बाकी जो एक्सटेंशन हो जाएगा वो मैं एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कर रहा हूं। अब मैंने क्या किया? खींचा इसको, फिर इसके बाद मैं छोड़ रहा हूं इसको, तो ये ऑसिलेट करेगा ना इस तरीके से। अब जब यहां से मैंने इसको थोड़ा नीचे लाया तो ये ऊपर ऊपर जाएगा, इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। तो हमारे पास यहां पे इसको हम बोलेंगे क्या? एम्पलीट्यूड। लिखो, इट इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन, इट इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, क्योंकि हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, इसलिए मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। लिखा? about the mean position, about mean position। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एम्पलीट्यूड हम लेते हैं कांस्टेंट। क्या लेते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द सिंपलेस्ट केस, ठीक? तो हमारे पास यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो हमारे पास क्या होता है, एम्पलीट्यूड जो रहते हैं वो लेते हैं कांस्टेंट, एक्सेप्ट द डैम्प्ड ऑसिलेशन।
डैम्पर्ड ऑसिलेशन में चेंज करते हैं, समझे बात रही है? तो इस तरीके से ऐसे ऐसे जो फिर रुक जाता है, ठीक है। वो डैम्पर्ड ऑसिलेशन डिफरेंट केस है, बिकॉज वहां पे हम विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड लेते हैं, बाकी चीजें लेते हैं, तो अकॉर्डिंगली वहां पे एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा। बट अगर मैं बोलूंगा कि नो रेजिस्टिव फॉर यहाँ पे फोर्स हो जाएगा, वहां पर हम एम्पलीट्यूड क्या लेते हैं? कांस्टेंट। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में 99% केसेस में हम क्या लेते हैं? एम्पलीट्यूड को क्या लेते हैं? कांस्टेंट। देखो इन एसएचएम एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड amplitude remains constant. Amplitude remains constant, denoted by A. Denoted by A, because we SHM equation बनानी है मेरे को, denoted by A. ठीक है बेटा, शाबाश। अब और एक चीज मुझे बता दो, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? देखो बेटा अब क्या होगा, जो ही हमारे पास यहां से आपने इस स्प्रिंग को क्या किया, थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड करके यहां से बनाता हूं। आपने स्प्रिंग को क्या किया? पहले खींचा नीचे, फिर ये वापस गया, पहले एरो नीचे की तरफ है, एम्पलीट्यूड आ गया, फिर इसके बाद ये वापस जाएगा ऐसे, फिर इसके बाद यहाँ पे नहीं रुकेगा, फिर से 0 हो जाएगा, वापस आ जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। ऐसा ही तो हुआ, देखो कैसे। फिलहाल इसको मैंने पहले x0 नीचे लाया, एम्पलीट्यूड a+ पे आ गया, फिर वापस आ जाएगा 0 पे, फिर यहाँ पे नहीं रुकेगा, बिकॉज मोमेंटम से गेन क्या होगा, यानी वेलोसिटी के पास हो जाएगी, ऊपर जाएगा, फिर वहां से भी रुक जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। एक साइकिल कंप्लीट हो गया। पहले आपने यहाँ से खींचा इसको, फिर इसके बाद कुछ टाइम के बाद वापस आ जाएगा, फिर से यहाँ पे एक आधा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से वापस आ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास दिस इज द वेव साइकिल, दिस इज द, ऐसे कितने साइकिल्स पास हो जाएंगे पॉइंट में इन अ 1 सेकंड, दैट्स कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, दैट्स कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। समझ में बात आ रही क्या? लिखो शाबाश, फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ द साइकिल्स, द नंबर ऑफ साइकिल्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, the number of cycles passing through a point in 1 second, the number of cycles passing through a point in 1 second is called frequency, is called frequency. The number of cycles passing through a point in 1 second is called frequency. मुझे बताओ, अगर मैं इस वाले टर्म को यहां से मैं बोलता हूं कि ये प्लस ए हमारे पास प्लस एम्पलीट्यूड में है, ये माइनस एम्पलीट्यूड में है, तो इसका मतलब जब ये यहां से जाएगा माइनस ए पे, फिर इसके बाद यहां से वेलोसिटी हो जाएगी कितनी? 0, फिर वापस आ जाएगा, फिर इसके बाद यहां पे जाएगा, फिर से वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अकॉर्डिंगली हमारे पास ये चीजें हो जाएंगे। इसको मैं बोलूंगा ऐसे कितने साइकिल्स पास हो जाएंगे एक पॉइंट के थ्रू, उसको मैं क्या नाम देता हूं? उसको मैं नाम देता हूं फ्रीक्वेंसी। समझ में बात आ रही? यूनिट क्या बनेगा इसका? हर्ट्ज। क्या बनेगा? फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? हर्ट्ज। थोड़े थोड़े टर्म्स है, छोटे छोटे टर्म्स है, ताकि आप सिंपल से सिंपल क्वेश्चंस और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कर पाएंगे। इसका जो यूनिट हो जाएगा वो हर्ट हो जाएगा, ठीक है। वहां पे जो एम्पलीट्यूड का आता है एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ज्यादातर जो लिखते हैं वेव्स में। अब जरा ध्यान से समझना और एक चीज, मुझे बताओ जितने ऐसे साइकिल्स ज्यादा पास हो जाएंगे एक पॉइंट के थ्रू 1 सेकंड, उसका टाइम पीरियड कम होता है कि ज्यादा होता है? गो इसका मतलब जो हमारे पास टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो रिलेशन है, टाइम पीरियड का क्या मतलब होता है? इसको कितना टोटल टाइम लगा ये काम करने में, एक पूरा एक कंप्लीट साइकिल करने में, दैट्स कॉल्ड द टाइम पीरियड। तो हमारे पास यहां से लेके यहां, यहां से लेके यहां, यहां से लेके यहां, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, फिलहाल आप समझ लो थोड़ा सा इतना। यहां से लेके यहां तक, यहां पे टाइम का वैल्यू 0 है ना, यहां पे टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा? t/4, ना t/2, क्योंकि ये चौथा हिस्सा हो जाएगा इसका। फिर इसके बाद वापस आ जाएगा t/2 हो जाएगा, फिर इसके बाद 3t/4 हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद यहां से आ जाएगा, कितना बनेगा? t बनेगा। तो टोटल टाइम इसको कंप्लीट करने में लगता है टाइम पीरियड t। वो जितना हमारे पास नंबर ऑफ द साइकिल्स पासिंग हो जाएंगे थ्रू अ पॉइंट ज्यादा, उतना हमारे पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उतना टाइम पीरियड कम होगा। समझ में बात आ रही है क्या? गो दैट मींस यहां से आप बोल सकते हैं कि इट इज अ कंप्रेस्ड वेव और रेरिफाइड वेव। कंप्रेस्ड वेव, जितना कंप्रेस्ड वेव हो जाएगा उतना नंबर ऑफ द साइकिल्स नजदीक नजदीक रहेंगे ना, जितना नजदीक नजदीक रहेंगे उतना ज्यादा ज्यादा हमारे पास साइकिल्स पास हो जाएंगे, उतना ज्यादा हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी, उतना टाइम पीरियड कम होगा। लिखो वही पे, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ द टाइम पीरियड, यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? 1/t। ठीक है बेटा, शाबाश। अब मुझे बता कि जो हमारे पास एसएचएम में जो यहां से चीजें हो जाएंगे, मुझे बता दो कि यहां पे अगर मैं सिंपल एसएचएम की बात करूंगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करूंगा, हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होगा वो लीनियर फंक्शन होगा। क्या होगा? जब भी आपके पास लीनियर फंक्शन नजर आ जाएगी, दैट्स कॉल्ड एसएचएम इक्वेशन। ठीक, तो हमारे पास ये जो एसएचएम होती है ये दो तरह की होती है। कितने तरह की होती है? बेसिक टर्म्स खत्म। ठीक, हमारे पास और भी है वेवलेंथ वगैरह, वो वेव्स में पढ़ाऊंगा। फिलहाल तो मुझे ये समझ आ गया, जितना मुझे एसएचएम में चाहिए था वो मैंने आपको सारा बताया बेसिक टर्म्स में। अब मुझे बता दो कि हमारे पास एसएचएम जो होता है ये दो तरह की होती है। कितनी तरह की? पहला जो हमारे पास एसएचएम जो होता है दैट लीनियर एसएचएम। कौन सी? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। दूसरा हमारे पास एंगुलर सिंपल हार्मोनिक एंगुलर मोशन। ये बात है क्या? यानी कि एक हमारे पास कौन सा होता है? सिंपल, यानी कि जो हमारे पास लीनियर एसएचएम, दूसरा होता है एंगुलर एसएचएम। कौन सा? एंगुलर एसएचएम एंड लीनियर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम में कौन कौन सा आ जाएगा? टॉर्शनल पेंडुलम,
ठीक है ना, या हमारे पास अगर सिंपल पेंडुलम की बात करेंगे, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ द एंगुलर एसएचएम, ठीक है ना। फिर इसके बाद अगर लीनियर एसएचएम की बात करेंगे, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज द बिगेस्ट एग्जांपल, ठीक है ना, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, समझ बात आ रही क्या। तो ये हमारे पास कौन से एसएचएम्स होते हैं, लीनियर एसएचएम एंड दिस, देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसएचएम्स, टू टाइप्स ऑफ एसएचएम। पहला, टू टाइप्स ऑफ एसएचएम, पहला सिंपल ये लीनियर एसएचएम, लीनियर एसएचएम एंड एंगुलर एसएचएम। अब चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, लीनियर एसएचएम एंड एंगुलर एसएचएम। फिर से ऊपर नजर, मुझे बता कि अगर मैंने मेन पोजीशन तो मेरे पास अटेन हो गया, मान के चलेंगे कि ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग हमारे पास इधर से है, इसको मैंने, ये हमारे पास इधर से है, अभी तो ये हाथ में है मेरे को, इस तरीके से है, जो ही मैं इसको छोड़ दिया तो ये पहुंचा मेन पोजीशन पे, अभी ऐसे जम नहीं कर रहा, अब मैं थोड़ा सा इसको ज्यादा फोर्स दूंगा, या ऐसे करेगा, फिर ऐसे ऐसे हो जाएगा। दिस इज एसएचएम, दिस इज एसएचएम। मुझे बताओ कि हमारे पास जब ये मेन पोजीशन पे था, यहाँ पे mg और यहाँ पे kx का जो वैल्यू होगा वो बराबर बराबर होगा, क्लियर है क्या। आप मुझे बता दो कि जब मैंने इसको थोड़ा सा नीचे फोर्स लगा दिया तो ये स्प्रिंग जो हो जाएगी एक्सटेंशन हो जाएगी, बिकॉज़ ये तो स्ट्रिंग है, अगर स्प्रिंग होता तो इसका भी क्या हो जाएगा, ये थोड़ा दूर दूर हो जाती। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसको जो वापस लाता है, इसको कौन वापस लाता है, जब ये मेन पोजीशन से मैंने इसको डिस्टर्ब कर दिया ना, तो इसको वापस कौन लाता है, कोई तो फोर्स होना चाहिए ना जो इसको वापस लाएगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड द रेस्टोरिंग फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड द रेस्टोरिंग फोर्स। इसीलिए आप क्या लिखते हो, F इज इक्वल टू माइनस kx, दैट द ना बेसिक इक्वेशन ऑफ एसएचएम, दैट्स द बेसिक इक्वेशन ऑफ एसएचएम। मुझे बता दो कि मान के चलेंगे मैंने आपको वर्टिकल पे केस पे समझाया, अब मैं हॉरिजॉन्टल वाला केस दूंगा ताकि आप और अच्छे से समझ पाएंगे, समझना बात। मान लो बेटा हमारे पास एक स्प्रिंग ऐसे है, इस स्प्रिंग ब्लॉक जो हमारे पास ये है, मेरे पास स्प्रिंग ब्लॉक, ये हमारे पास यहां से इसके पास x डिस्टेंस है टोटल, यार क्या मेन पोजीशन है, नहीं। अब मुझे बता दो, यहां पे हमारे पास इधर पे तो मेन पोजीशन होगा, देखो क्यों, इधर पे हमारे पास एफ नेट का वैल्यू कितना होगा, 0, बिकॉज यहाँ पे क्या आप वर्टिकल स्प्रिंग में या ना हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग जो होगी, इसमें आप कहीं पे जितने आप दूरी पे रखोगे स्प्रिंग यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा, वो इसकी मेन पोजीशन होती है। आप बोलोगे क्यों, बिकॉज मेन पोजीशन मैंने ये नहीं बोला कि एक्सटेंडेड शेप हो जाएगा, मेन पोजीशन मैंने बोला वो जहां पे नेट फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। मैं बोल रहा हूं आपको कि ये मैंने एक टेबल पे रखी है, इधर पे क्या लगेगा इसको mj, इधर पे क्या लगेगा नॉर्मल, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब नेट फोर्स 0, कोई फोर्स मैंने यहां से तो लगाया नहीं, जब मैंने कोई फोर्स लगाया नहीं तो यहां से सुपरिंग फोर्स तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो दैट मींस हमारे पास क्या हो जाएगा, नेट फोर्स इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इज द मेन पोजीशन ऑफ द सुपरिंग, समझ बात रही क्या। वहां पे सर क्यों नहीं आया पहले ही मेन पोजीशन, बिकॉज वहां पे तो फोर्स एग्जिस्ट हुए ही नहीं थे, हवा में लगी टेंशन, हवा में टेंशन थोड़ी लगेगा, हवा में थोड़ी नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल तब लगेगा ना जब फोर्स लगेगा, जब कांटेक्ट में हो जाएंगे, जो ही मैंने छोड़ा तो इसको वेट लगेगा, वेट की वजह से ये खिंच गया, तो इसका मतलब एक टाइम आ जाएगा जब स्प्रिंग एंड ब्लॉक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, दैट्स द मेन पोजीशन, जहां पर सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। यहाँ पे तो नॉर्मल इक्विलिब्रियम हो जाता है, क्यों, क्योंकि नॉर्मल के साथ यहाँ से mg बैलेंस हो जाता है, वहां पे नॉर्मल कोई बैलेंस कर नहीं था mg को, इसलिए वहां पे स्प्रिंग फोर्स का एग्जिस्टेंस आ जाएगा। आप मुझे बता दो कि मान के चलेंगे मैंने इसको फोर्स दे दिया f, जब मैंने इसको फोर्स f दे दिया तो स्प्रिंग कहां जाएगी, स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाएगी ना, तो इसका मतलब हमारे पास स्प्रिंग जो होगी इस तरीके की हो गई। अब इस स्प्रिंग यहां तक पहुंच गई, ये हमारे पास क्या था, मेन पोजीशन, मेन पोजीशन से मैंने स्प्रिंग को क्या किया, डिस्टर्ब किया। अब मैं यहां से वापस अगर मैं इसको यहां पे पकड़ के हूं, दैट मींस मेरे फोर्स की वजह से स्प्रिंग फोर्स बैलेंस हो रहा है कि नहीं। अब जो ही मैं इसको रिलीज करूंगा तो स्प्रिंग फोर्स डोमिनेट करेगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इस वाली शेप में वापस आना चाहता है, तो स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा, इसको वापस लाएगा। जब वो वापस लाएगा तो ये मेन पोजीशन है ना, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जब यहां से इधर की तरफ फोर्स है, इधर की तरफ तो लगेगा ना माइनस के इंटू एक्स स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू। तो मुझे बता दो जितना आपने यहाँ पे एक्स का एक्सटेंशन किया होगा उतना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स एडजस्ट करेगा ना। तो मुझे बता दीजिए ये एक्स का वैल्यू तब बढ़ा जब आपने फोर्स ज्यादा दिया, उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए स्प्रिंग फोर्स को भी अपना फोर्स बढ़ाना पड़ेगा ना। तो मुझे बताइए कि ये जो वापस आ जाएगा इससे, तो इसको यहां से जो वापस आ जाएगा तो ये इस पॉइंट पर ऑसिलेट करेगा ना। तो हमारे पास जब इसके पास कंप्रेस्ड शक्ल जो होगी इसकी, हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, ये इस तरीके होगी, ये कंप्रेसर ना ये मेन पोजीशन पे वापस आ जाएगा ना एक्सटेंशन पोजीशन पे रहेगा इस तरीके से। अब ये स्प्रिंग क्या करेगा, इसको यहां की तरफ फोर्स लगा देगा केक्स, समझ में बात आ रही क्या। तो एक टाइम आ जाएगा अगर मैं फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करूंगा, कोई सरफेस नहीं रखूंगा, यहाँ पे फ्रिक्शनलेस मूवमेंट रखूंगा, तो एम्पलीट्यूड हमारे पास बराबर कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट, यानी कि ये और ये इन दो के बीच में जो डिफरेंस होगा वो ए होगा, ये प्लस मानता हूं ये मैं माइनस मानता हूं, दिस इज प्लस ए से माइनस ए के बीच में ऑसिलेट कर गया। समझ में बात आ रही क्या। तो इसका मतलब ये है, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जो मेरे पास यहाँ पे स्प्रिंग का जो वापस आना, दैट द रेस्टोरिंग फोर्स, तो मैं ये बोलूंगा कि जो एसएचएम की जो इक्वेशन बनाने वाला हूं मैं, अब मैं ये बोलूंगा आपको कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग, यही बोलूंगा ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग, जितना मैं फोर्स लगा दूंगा यहां से उतना ही तो ज्यादा एक्सटेंशन हो जाएगा इसका। समझ में बात आ रही क्या। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे कि जो हमारे पास फोर्स जो है, दैट फोर्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स, वही होगा। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे क्या लाएंगे,
कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट f इज इक्वल टू k इनटू x। अब हमारे पास ये रेस्टोरिंग होता है, वापस ला रहा है चीज को, अगर ये प्लस में जाएगा तो इधर ही जाना चाहिए, तो सुप्रीम वापस आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये वापस आ जाएगा माइनस की वजह से वापस आ जाएगा। तो मुझे बता दो, दिस इज द सिंपलेस्ट इक्वेशन जो हमारे पास एसएचएम की बनती है। तो f इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, एक्स के ऊपर पावर क्या 1, दिस द लीनियर फंक्शन, एवरी लीनियर फंक्शन इज एन एसएचएम, एवरी लीनियर फंक्शन इज एन एसएचएम। समझ बात आ रही क्या? लिख लो। अब हेडिंग लगा दो रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स, restoring force लिखो। this force is responsible for, this force is responsible for, this force is responsible for SHM, SHM, that is F is directly proportional to x, that is F is directly proportional to x, F is equal to k into x, where k is supreme constant, where k is supreme constant। हो गया? मुझे बताओ, क्या मैं इसको यहां से f जो है, क्या मैं इसको एक्सेलरेशन के टर्म्स में लिख सकता हूँ? वाई तो मास भी तो m है हमारे पास, तो मैं लिखूंगा मास इंटू एक्सेलरेशन जो हमारे पास होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन जो हमारे पास होगा, दैट माइनस k ऑफ x। क्लियर है इतना? क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, मास को अपनी जगह पे रखूंगा मैं, m इंटू a, इस a को मैं लिख सकता हूं d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर। एक्सेलरेशन तो पढ़ा है हमने, तो मुझे बता दो, बिकॉज हमारे पास सारी जो फंक्शन है, मैं इसको चाहता हूं कि मैं इसको लाऊंगा इन टर्म्स ऑफ x, तो मेरे पास क्या होगा, मैं लिख सकता हूं एक्सेलरेशन को d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर। सही है ना? तो इसका डबल डिफरेंशिएशन ऑफ द x, वही तो एक्सेलरेशन होता है, इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, माइनस k ऑफ x। वही है क्या? क्या मैं इस m को इधर ले आ सकता हूं? यहां पे बनेगा d स्क्वायर x डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, माइनस k डिवाइडेड बाय m इनटू x। अब सारा जो फंक्शन आ जाएगा वो x के टर्म्स में आ गया, आया कि नहीं आया? तो मुझे बता दो, क्या मैं लिख सकता हूं d स्क्वायर x डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर जो हमारे पास होगा, प्लस मैं यहां पे लिखूंगा k डिवाइडेड बाय m इनटू x इज इक्वल टू 0। दिस इज द रियल इक्वेशन ऑफ द सच। ठीक है? इस इक्वेशन से आप किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं एसएचएम है या नहीं है। पहला सवाल नीट में पूछा जाता है, आपको फंक्शन दी जाती है, बोला जाता है कि आपको ये एसएचएम है या नहीं है, इस वाले इक्वेशन से आप उसका आंसर बता पाएंगे। नीट का पहला सवाल अब हो जाएगा सॉल्व आपसे, मतलब पहला पैटर्न क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा। आपको ये नहीं पूछा जाएगा डिफाइन फ्रीक्वेंसी, बट फ्रीक्वेंसी जब तक पता नहीं होगा तब तक ये चीज समझ नहीं आ जाएगी। यहां पे k बाई m का जो वैल्यू होता है दैट्स ओमेगा स्क्वायर। k बाई m क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। अभी समझ आएगा टाइम पीरियड में, फिलहाल समझ लो। ये हमारे पास k बाई m को मैं बोल सकता हूं, ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर है। अगर मैं ऐसे लिखूंगा इसको, d स्क्वायर x डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर इज प्लस हमारे पास होगा ओमेगा स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू 0। दिस इज अगेन एसएचएम इक्वेशन फॉर लीनियर एसएचएम। कौन सा एसएचएम? लीनियर एसएचएम। तो मुझे बताइए कि अगर मैं यहां पे ये बोलूंगा कि ओमेगा स्क्वायर जो हमारे पास होगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल किसके बराबर आया, k बाय m, वही आया क्या? तो मुझे बता दो ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ k बाय m। अरे कांस्टेंट भाई, कांस्टेंट गिव न्यू कांस्टेंट, उसको कुछ भी बोलूंगा, मैंने ओमेगा बोल दिया। समझ में बात आई क्या? तो मुझे बता दो, क्या यहाँ पे ओमेगा इट इज एन एंगुलर वेलोसिटी है ना? तो मुझे टाइम पीरियड चाहिए, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 2 पाई बाई टी इज इक्वल किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ k बाय m। हाँ वही है ना? उल्टा कर दो इसको, तो लिख सकते हैं यहाँ पे t डिवाइडेड बाई 2 पाई इज इक्वल किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ m बाई k। उल्टा हुआ ना? तो यहां से टाइम पीरियड किसके बराबर हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k। दिस इज द इक्वेशन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। नहीं समझे? यही इक्वेशन मैंने शायद लगाया था जब मैंने पढ़ाया था, शायद टाइम पीरियड निकाला था किसी क्वेश्चन का वर्क एनर्जी पावर में, यही इक्वेशन डायरेक्ट बोली थी दैट टाइम पे, बिकॉज हमारे पास उस टाइम पे ये चीज पता नहीं थी। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k। व्हाट इज m? मास। व्हाट इज k? सुप्रीम कांस्टेंट। ठीक है बेटे, शाबाश। ये कौन सा एसएचएम हुआ, लीनियर एसएचएम। अब हम बात करेंगे एंगुलर एसएचएम की। फिलहाल बेसिक्स, अभी कोई टॉपिक स्टार्ट हुआ नहीं असल में, फिलहाल बेसिक्स स्टार्ट हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट लिखो एंगुलर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम।
इतना समझ आया सारों को? फिजिक्स का हेड यही है, ठीक है, ये समझ आ गया आपको। फिर इसके बाद मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में कुछ भी नहीं लगेगा, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आप इसके बाद जो चैप्टर्स आ जाएंगे एसएचएम वो जरूर जोड़ेंगे, बिकॉज इसके बाद एसएचएम वो एक्सपेक्ट करते हैं, एसएचएम ये पहचानते जानते हैं आप, दैट मीन वहां पर चार्जेस का सिंपल टाइम पीरियड वगैरह निकालना पड़ेगा, इसलिए इसको अच्छे से समझना, और इसी में सारा एसएचएम ही है, ठीक। तो मुझे बता दो, वहां पे भी तो वेव बनेगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है। तो क्या आया हमारे पास टाइम पीरियड की इक्वेशन, ये हमारे पास आया। मुझे बता दो, अगर मैं एक्स का वैल्यू बढ़ाऊंगा क्या हमारे पास रेस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। तो मैंने सिंपल फॉर्मूला बताया, सिंपल एसएचएम ही तो बोल रहे हैं हमारे पास। अदरवाइज जब आप बीटेक में, ठीक है, जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे तो पहला जो सेमेस्टर होता है वहां पे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह करना पड़ता है, पूरा एसएचएम है, उसका आसान पाले एसएचएम तब मेंशन आसान सिंगल ये वन यहाँ पे नहीं होता है, वहां पे पावर मल्टी पावर्स होते हैं 2 2 3 4 5, तो इसलिए हमारे पास ये तो सिंपल बात है, तो हमारे पास सिंपल चीजें चाहिए। मैंने सिंपल बोला एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को डबल डिफरेंशिएशन करी तो टी डी स्क्वायर एक्स बाय डी स्क्वायर हो जाएगा, तो अकॉर्डिंगली हमारे पास इक्वेशंस बन के आएंगे। क्लियर बात है क्या? शाबाश। नेक्स्ट, अब लिखो एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम, फिलहाल हम बात करते हैं उस चीज की जो हमारे पास टाइप्स ऑफ एसएचएम है। आप कैसे पहचान पाओगे एंगुलर एसएचएम है या कुछ और है? नो डाउट आपको नहीं दिया जाएगा सिंपल पेंडुलम वहां पे होगा, आपको पता होना चाहिए कि ये एंगुलर है या लीनियर है, ठीक। तो मुझे बताइए एंगुलर एसएचएम का क्या मतलब होता है? एंगुलर एसएचएम का मतलब होता है ये चीज, स्प्रिंग के दो केसेस बन सकते थे, हॉरिजॉन्टल वाला केस, वर्टिकल वाला केस, वो मैंने दोनों कराए दो एग्जांपल्स में। अब मैं तीसरा वाली की बात करता हूं। मान ले हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, इधर से इसकी बहुत बार हमने बात करी। तो यहां पे जब मैं इसको देख रहा हूं, क्या इसके पास ये मीन पोजीशन रहेगी? हाँ सर मीन पोजीशन है, क्यों? क्योंकि एमजी हो गया टेंशन के बराबर, एमजी हो गया टेंशन के बराबर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैंने इसको थोड़ा सा ऑसिलेट कराया, जब मैंने इसको ऑसिलेट करा इधर की तरफ, तो ये हमारे पास इधर से गया इधर और इधर से गया इधर, समझ में बात आ रही क्या? तो हमारे पास यहां से ये पार्टिकल इस तरीके से ऑसिलेट करेगा, मीन पोजीशन इसके पास ये होगी, ठीक है। ये हमारे पास जो एसएचएम होगा, दिस एसएचएम इज कॉल्ड एज, कौन सा एसएचएम? एंगुलर एसएचएम। अब बताइए क्या होगा इधर से, ये वापस क्यों आता है? यू नो वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल में मैंने तो पढ़ाया। तो हमारे पास क्या करते हैं, वहां से थोड़ा सा वेलोसिटी देते हैं, अगर कम वेलोसिटी देंगे तो इस तरीके से ऑसिलेट करेगा, अगर बहुत ज्यादा वेलोसिटी देंगे तो कंप्लीट सर्कल हो जाएगा, वो तो पीरियोडिक में आ जाएगा। समझ में बात आ रही क्या? तो हमारे पास यानी कि √5 GR अगर वेलोसिटी दिए तो हमारे पास पार्टिकल क्या करेगा? पार्टिकल करेगा सर्कल कंप्लीट, वो हर एक टाइम के बाद क्लॉक की तरफ एक्ट करेगा। अगर कम दोगे, √2 GR दोगे, 3 GR दोगे, 4 GR दोगे, ठीक है, दैट टाइम पे हमारे पास पार्टिकल क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा विद डिफरेंट टेम्परेट्यूड्स एट डिफरेंट वेलोसिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मुझे बता दो कि हमारे पास जो वापस आ जाता है इसके लिए क्या चाहिए? लीनियर के लिए फोर्स चाहिए, एंगुलर के लिए टॉर्क चाहिए। रेस्टोरिंग टॉर्क होता है, वहां पे हमने पढ़ा रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर द एसएचएम, दैट्स कॉल्ड द लीनियर एसएचएम। बट यहां पे हमारे पास रेस्टोरिंग टॉर्क होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? एसएचएम हो जाएगा, जिसको हम कौन सा एसएचएम बोलेंगे? एंगुलर एसएचएम। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे हमारे पास है, मैं इसको ऐसे ऐसे करता हूं, इसके ऊपर टॉर्शनल फोर्स आ रहा है, देखो कटेगी तो सब मैं शॉर्ट नहीं जोड़ी, ये क्यों वापस आया? मैंने दे दिया इसको, इस तरीके से मैं घुमा रहा हूं इसको, यहाँ की यहाँ पे टॉर्शनल फोर्स आ जाएगा। अब ये वापस आ जा रहा है ना इधर से, ये वापस जो आ जाएगा ये हमारे पास टॉर्क है, बट कौन सा टॉर्क है? रेस्टोरिंग टॉर्क है। समझ में बात आ रही है? यही इसको वापस भी लाता है, ठीक है। जब मैं मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा मैं आपको 11 मिनट में पूरा स्प्रिंग सिस्टम सारा पढ़ाऊंगा वापस फिर से, ठीक है, वहां पे आपको करंट से समझाऊंगा। फिलहाल तो मुझे इतना बता दो कि जो हमारे पास यहाँ से जब मैं इसको घुमाया तो इसकी वजह से हो जाएगा टॉर्शनल फोर्स एक्टिव हो जाएगा, जिसको हम कौन सा एसएचएम बोलेंगे? एंगुलर एसएचएम। तो मैं ये बोलूंगा कि जब टॉर्क लगेगा वहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है? शुक्र खुदा इसका हार्ट खुद में होता हूँ, ठीक है ना? हाँ, आपको समझ नहीं आया ना? अच्छी बात है। ओके सुन इधर, तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि टॉर्क जो हमारे पास होगा, यहाँ पे तो मैंने बोला था F इज इक्वल टू K इंटू एक्स, या हमारे पास F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये तो लीनियर वाली केस हुआ। यहाँ पे हम लिखेंगे टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। यानी कि फोर्स को किससे रिप्लेस करोगे? टॉर्क से। और एक्स को किससे रिप्लेस करोगे? थीटा से। वेरी गुड, ग्रेट। तो मुझे बताइए इधर से मैं क्या लिखूंगा? क्या मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा और कांस्टेंट लिखूंगा? दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड I इंटू थीटा, बिकॉज मास किससे रिप्लेस हो जाएगा? या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक मिनट, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? यहां पे हम इसको लिख सकते हैं K इंटू थीटा, पहले ऐसे प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे। अब बता दो यहां पे क्या आएगा? यहां पे वहां पे K लिया था क्या? यहां पे C ले लो, C है, यहां पे ज्यादातर यूज करते हैं बुक्स, K भी लिख सकते हैं, C। तो हमारे पास यहां पे मुझे बता दो कि टॉर्क को मैं क्या लिख सकता हूं? I इंटू अल्फा, I इंटू अल्फा, लास्ट एपिसोड रोटेशन में ये इक्वेशन पढ़ी थी, इज इक्वल किसके बराबर होगा? C इंटू थीटा। तो हमारे पास यहां पे I को मैं लिख सकता हूं I इंटू अल्फा किसके बराबर होता है? डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, वही होगा ना, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर।
इज इक्वल टू सी इंटू थीटा, बट ये हमारे पास माइनस में हो जाएगा, रेस्टोरिंग टॉर्क होगा ना ये। तो इसको इधर ले आओ, क्या बनेगा आई, ये इसको डिवाइड कर दो, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी डिवाइडेड बाई आई इंटू थीटा। इसको वापस लाओ, क्या बनेगा डी स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर प्लस हमारे पास हो जाएगा सी डिवाइडेड बाई आई इंटू थीटा इज इक्वल टू द जीरो। दिस इज कॉल्ड द सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर एंगुलर एसएचएम, है ना। एसएचएम इक्वेशन जो हमारे पास है, ये हमारे पास एंगुलर के लिए हुआ, वो हमारे पास किसके लिए हुआ, ये आपको याद होना चाहिए। सी डिवाइडेड बाई आई किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर। वहां पे के डिवाइडेड बाई आई, के डिवाइडेड बाई एम था ना, यहां पे हमारे पास सी डिवाइडेड बाई आई क्या है, मैं नहीं हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमारे पास सी डिवाइडेड बाई आई जो हमारे पास होगा बेटा, वो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो हम इक्वेशन को डी स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर को लिख सकता हूं, प्लस हमारे पास यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, जीरो। तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर जो मेरे पास है वो सी डिवाइडेड बाई आई बराबर है, तो ओमेगा हो गया बराबर रूट ऑफ सी डिवाइडेड बाई आई, कहीं सही बात है ना। तो मुझे बताइए ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा सी डिवाइडेड बाई आई, उल्टा कर दो टी डिवाइडेड बाई 2 पाई हो गया बराबर आई डिवाइडेड बाई सी, वेयर सी क्या है रेस्टोरिंग, वो जो हमारे पास हो जाएगा कांस्टेंट। तो हमारे पास क्या लिखेंगे इसको, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाई सी। जिस तरीके से के का वैल्यू गिवन होगा उसी तरीके से सी का भी वैल्यू गिवन होगा, टेंशन नॉट। दिस इज द टाइम पीरियड फॉर टॉर्शनल एसएचएम या एंगुलर एसएचएम, और वो हमारे पास कहां पे था, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के हमारे पास लीनियर एसएचएम का टाइम पीरियड होता है। इतना समझ आया क्या, क्लियर हो रहा है, ओके। एसएचएम की थ्योरी कंप्लीट नहीं हो जाएगी, एसएचएम का कोई भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चंस पागल करते हैं फिर, इसलिए इधर पे थोड़ा सा पूरा ख्याल रखना। जब तक मैं फेजर नहीं पढ़ाऊंगा, फेजर पढ़ाऊंगा मैं फेजर डायग्राम, फिर इसके बाद आपको एसएचएम का कोई भी क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से आ जाएगा, आप कर दोगे, फिलहाल सब्र। मुझे बता दो कि यहाँ पे हमारे पास t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई सी है, और हमारे पास t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के है, ठीक। तो अब मुझे बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि इज y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी जो हमारे पास है, एसएचएम की इक्वेशन है ना, ऐसा समझ ले। चलो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सिंपल, मैंने अभी आपको पैरामीटर शब्द एसएचएम पढ़ाया ही नहीं, अभी मैं आपको सिंपल एक बात बोल रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कोई इक्वेशन मैंने जनरल लिखी है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी मेरे पास इक्वेशन है। मैं बोल रहा हूं कि इज दिस इक्वेशन, नो डाउट आपको पता है ये चीज, आप जानते हैं, क्योंकि जब मैं इसको डेराइव भी करूंगा अभी आपको ये इक्वेशन मिलेगी डायरेक्ट। मैं बस ये चीज प्रूव कर रहा हूं कि जो आपने इक्वेशन बनाई, क्या इस इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं, हम इक्वेशन को निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, हम बोलेंगे ऐसा चमके है या नहीं है, ठीक है, अभी आपको पता। मैं आपसे बोल रहा हूं कि मुझे बताइए क्या ये इक्वेशन हमारे पास एसएचएम है या नहीं है। आप बोलोगे सर चेक करते हैं, मुझे क्या ऐसे थोड़ी बता सकता हूं मैं, चेक करेंगे। मैं बोलूंगा कैसे चेक करोगे, आप बोलोगे सर आपने तो इक्वेशन बताई, कौन सी इक्वेशन, डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या होता वो, हाँ यहां पे था ना कुछ, एम बाई के बाई एम इंटू हमारे पास क्या था ये एक्स इज इक्वल क्या था, जीरो, यही था इक्वेशन, ओके। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि जो हमारे पास यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर जो हमारे पास हो जाएगा, इसकी इक्वेशन को क्या कर दिया, इस इक्वेशन में हमारे पास यहाँ पे इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना, 2 बार करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये क्या है असल में, ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर हुआ ना, तो ये बनेगा डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या है ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये चीज हमारे पास हो जाएगा। जब ये जीरो के बराबर आ जाएगा दैट टाइम पे हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन को ओबे कर रही है ना इक्वेशन। सर जरा समझ ले बात, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी। जरा पहला डिफरेंशिएशन कर दो, क्योंकि हमने x में लिखा है तो हम x को ही लेंगे इसको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। x आप क्या करेंगे, पहले dx बाई dt, दैट इज d बाई dt। आप पहला क्वेश्चन में नॉर्मली करा दूंगा, a sin ओमेगा t, समझना बात, a sin ओमेगा t, a को निकाल दो बाहर, कांस्टेंट है ना, एम्पलीट्यूड है। तो हमारे पास dx डिवाइडेड बाई dt का वैल्यू जो हमारे पास हो जाएगा, क्या मैं लिखूंगा a यहां पे, डिफरेंशिएशन किसकी हो जाएगी, d बाई dt ऑफ sin ओमेगा t, और इंटरनल डिफरेंशिएशन फिलहाल तो मैंने अटैक किया sin थीटा को, फिर इसके बाद अगेन डिफरेंशिएशन हो जाएगी d बाई dt ऑफ ओमेगा t। समझ में बात आ रही क्या, ओमेगा को भूलना नहीं है।
तो हमारे पास पहले ये जो डिफरेंशिएशन होगा सिर्फ साइन को हुआ, फिर इसके बाद साइन को डिफरेंशिएशन होके फिर इसके बाद कॉस की, ये ना ओमेगा थीटा की डिफरेंशिएशन हो जाएगी। नाउ मुझे बता दो dx बाई dt का वैल्यू किसके बराबर होगा आपके पास? मैं लिख सकता हूं a, हमारे पास वही होगा, साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है? कॉस, तो हमारे पास बनेगा कॉस ओमेगा टी इंटू हमारे पास डी ओमेगा बाई dt, ओमेगा बाहर dt बाई dt का वैल्यू 1 होता है तो मल्टीपल हो जाएगा ओमेगा। क्या सही है ये? तो हमारे पास पहला जो डिफरेंशिएशन मिल गया, dx बाई dt का जो वैल्यू होगा वो बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। क्लियर बात? तो मुझे कितनी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा? 2 बार। तो हमारे पास मैं करूंगा डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर। जब मैं करता हूं तो मेरे पास ए ओमेगा तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ किसका? कॉस ओमेगा टी, और हमारे पास क्या हो जाएगा? डी बाई डी टी ऑफ इंटरनल डिफरेंशिएशन हो जाएगा ओमेगा टी की। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर का जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगा वो बराबर ए ओमेगा, इसके बदले में क्या लिखूंगा? माइनस साइन ओमेगा टी। तो हमारे पास यहाँ पे लिखूंगा माइनस बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी हो जाएगा इंटू हमारे पास हो जाएगा ओमेगा इसका, है कि नहीं? तो मुझे बता दो क्या मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। क्लियर बात है क्या? क्लियर है? ओके। अब मुझे बता दो इसके बदले ये माइनस में कि प्लस में? माइनस में। ये वाला वैल्यू मिल गया आपको क्या? इसको इक्वेशन में डाल दो, इक्वेशन में डाल दो। तो हमारे पास क्या लिखूंगा मैं? dx स्क्वायर बाई dt स्क्वायर के बदले लिखूंगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। क्लियर है क्या? फिर इसके बाद प्लस क्या लिखूंगा मैं? ओमेगा स्क्वायर तो वही है, इसको मैं कुछ नहीं करूंगा, इंटू एक्स के बदले में क्या लिखूंगा? ए साइन ओमेगा टी। तो हमने यहाँ पे लिखा ए साइन ओमेगा टी। आपको नहीं लग रहा ये और ये बराबर है? बट प्लस माइनस में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जीरो के बराबर हो जाएगा। दैट मींस दिस इज एन एसएचएम इक्वेशन। ये एसएचएम को ओबे करेगा। इसीलिए मैंने बोला आपको कि जब ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगा, जब मैंने इसका वैल्यू यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना पड़ा, ओमेगा अपनी जगह पे रहेगा, एक्स जो फंक्शन में हो जाएगा यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। अगर दोनों का सम जो जीरो के बराबर हो जाएगा एसएचएम, ठीक है? अगर जीरो के बराबर नहीं हुआ तो एसएचएम नहीं। बट आपको नीट स्टूडेंट्स, अगर आप जेईई के स्टूडेंट्स होते मैं आपको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म्स में भी करा लेता, बट आपको मैथमेटिक्स उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, आपको बेसिक बेसिक इक्वेशंस आ जाएंगे। क्या आएंगे? ठीक है, उनका आपको चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन कोड करो, आप हेडिंग लगा दो हाउ टू चेक इक्वेशन फॉर एसएचएम, हाउ टू चेक इक्वेशन फॉर एसएचएम। वेव्स में मैं आपको फिर से दौड़ाऊंगा, फिलहाल एसएचएम को आप आराम से पढ़ लो। हाँ, फिर ये लिखो। हो गया? यहाँ पे ओमेगा इंटू टी जो डिफरेंशिएशन कर रहे हो ना, ओमेगा आएगा बाहर, डी टी बाई डी टी का वैल्यू होता है 1, इसलिए ओमेगा इंटू टी। अगर ये एक्स के रेस्पेक्ट में होता तो वो बनता डी टी बाई डी एक्स, तो सेम है तो इसलिए 1 के बराबर लिखा मैंने। इसको चेन रूल बोलते हैं। आपने ऐसे देखा है कभी? मेहरबानी करके इसको समझना वेरी इंपॉर्टेंट, इसे बगैर हिलेगा नहीं क्वेश्चन। सुनो, आपने ऐसे देखा है साइन, अगर मैं 2x लिखूंगा आप इसको डिफरेंशिएशन कर सकते हो? हम करेंगे। मैं बोलूंगा आपको, अगर मैं ऐसे लिखूंगा डी बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में है ना, डी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो मैं लिखूंगा पहले साइन इंटू 2x। पहला टारगेट आपको साइन को करना है, ये थीटा एज इट इज रहेगा सारा, ठीक है? तो हमारे पास फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे आप? कॉस ऑफ 2x, फिर हो जाएगा कॉस, साइन के बदले कॉस, 2x वही रहेगा। फिर इसके बाद अलग डिफरेंशिएशन लिखना है उसकी, 2x की, इसका 2 आएगा बाहर और x इंटू एक्स, वो हो जाएगा 1। यही हमारे पास, इसको ओमेगा मान लो आप। एक बार साइन फिर से बाहर आना चाहिए। ये एक ही फंक्शन है, बस आपको एक एक करके पकड़ना है। ये इनटू में नहीं है, इसी का थीटा है। साइन इज नथिंग विदाउट थीटा, ये दो नहीं है। सुबह अगर साइन एक्स कॉस साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा ना, वैसा आप कर लेते इसको पहले, फिर इसके बाद इसको ऐसे ही रहने देते, फिर इसके बाद इसको कर लेते, इसको ऐसे ही रहने देते, वो अलग चीज है। ये एक ही फंक्शन है। यू इंटू वी के सुबह प्रोडक्ट रूल जो आप बोल रहे हो वो चेन रूल नहीं होता।
अच्छा थर्मोडायनामिक तो ये मैथमेटिकल टूल से बीटी। ओके हाँ हाँ, यहाँ पे क्लियर करो, फिर मैं आगे जाके क्लियर कोई चीज नहीं करने वाला, इसलिए यहाँ पे पूछो। हाँ बोलो। या अल्लाह, कम ऑन एवरीबॉडी। नेक्स्ट जो मुझे बता दो, अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी कर दूं, तब हमारे पास सेम आएगा, एसएचएम को ओबे करेगा नहीं करेगा? इसका लिखा आपने क्या? हम करेंगे और एक प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? फिर इसके बाद हम दो ही तो फंक्शंस हमारे पास है जो हमें जरूरत है, sin x एंड cos x की, ताकि उसी से फिर मुझे फेज डिफरेंस पता चलेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि आप कर लो। ठीक, जरा देखो हो गया सारे सबका? ओके, तो हमने लिखा x इज इक्वल टू, मैं अब दूसरे फंक्शन ले रहा हूं, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, a cos ओमेगा t। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसको चेक करो ये एसएचएम है या नहीं है, ये फॉलो करेगा एसएचएम को नहीं करेगा? तो आपने बोला सर एसएचएम को फॉलो करने के लिए मेरे पास इक्वेशन है, उस इक्वेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर प्लस हमारे पास होगा ओमेगा स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये चीज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक ही पहले होता है कि हम ये डबल डिफरेंशिएशन को पहले करेंगे, पहला सेटअप जो होगा वो हम डबल डिफरेंशिएशन को कर लेंगे। तो हमने जब डबल डिफरेंशिएशन को किया तो हमारे पास आ जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल डी बाई डी टी ऑफ, यहां पे फिर से समझ लो अगर पहले समझ नहीं आया, ए कॉस ओमेगा टी, पहले हमारे पास यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी जो होगा वो बराबर, ए को लिखा बाहर, डिफरेंशिएशन हो जाएगी कॉस की, कॉस की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन, माइनस साइन ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा इधर से, यहाँ पे हमारे पास बनेगा माइनस साइन, माइनस बाहर लिखा ओमेगा इंटू टी इंटू डिफरेंशिएशन अलग हो जाएगी, इसको ओमेगा टी को वो आएगा ओमेगा। तो डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी का जो वैल्यू हमारे पास होगा वो बराबर माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। फिर इसके बाद अगेन डिफरेंशिएशन करनी है, डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर किसके बराबर होगा बच्चा, वो बराबर ए ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा इंटू ओमेगा बाहर आ जाएगा, साइन की डिफरेंशिएशन होती है कॉस ओमेगा टी, थीटा मतलब ओमेगा टी, प्लस इंटू हमारे पास हो जाएगा अगेन ओमेगा। तो डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर जो हमारे पास होगा बेटा वो बराबर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ये चीज जो हमको है वो आपको इस इक्वेशन में लगाना है, तो मैं लिखूंगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, और हमारे पास प्लस यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, एक्स के बदले में लिखूंगा ए कॉस ओमेगा टी। तो ये प्लस में है ये माइनस में है, तो इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब ये भी एसएचएम को ओबे करेगा। अब जो भी इक्वेशन एसएचएम को ओबे करेगा तो क्या करोगे आप, पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसके बाद डिफरेंट डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसके बाद इसमें पुट करेंगे, यहां से ओमेगा स्क्वायर को अपनी जगह पे रखेंगे, एक्स का वैल्यू जो फंक्शन दी जाती है उधर पे पुट करेंगे, अगर 0 के बराबर आया तो एसएचएम है, अगर 0 के बगैर नहीं आया तो एसएचएम नहीं है, सिंपल, ठीक है ना? ओके वेरी गुड। नाउ ये तो हुआ चक एसएचएम के लिए। फिर इसके बाद हमारे पास होना चाहिए नेसेसरी कंडीशंस, नेसेसरी कंडीशंस फॉर एसएचएम। क्या किस कंडीशन पे एसएचएम हो सकती है, क्या उस बॉडी के पास होना चाहिए कि जिसकी वजह से एसएचएम हो जाएगी? ये आपने लिखा क्या सारों ने? लिखो लिखो आराम से अगर लिखना है तो। शरीर में ही कमजोर लगता, सर्दी ज्यादा लगती है आपको कि कम लगती है? बहुत ज्यादा लगती है। मैं चाहता हूँ जूनस में ब्लोवर लगे, मैं वो पर्सन हूँ जो अपनी जगह पे ब्लोवर को हटाता नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ, साल पर। ओके हो गया, लिखो नेसेसरी कंडीशंस फॉर एसएचएम, नेसेसरी कंडीशंस फॉर एसएचएम, नेसेसरी कंडीशंस फॉर एसएचएम। पहला फंक्शन, सबर सबर सबर, एसएचएम पे जितना हो सके इतना उसको साथ साथ पढ़ लेना। मैं 2 चैप्टर्स को बोला साथ साथ पढ़ने को, रोटेशन को और इसको। लास्ट पे जब एग्जाम आता है इनको दोनों चैप्टर्स को फिर बच्चे छोड़ते हैं, जब कंप्लीट नहीं होता ना, याद मत चाह की याद याद क्लास हो, फिर इसके बाद बोलते हैं कि चलो अब जब तक याद पाओ ना तो तब टेंशन बदल चैप्टर। मेहनत ज्यादा लगती है, क्वेश्चन इसमें से फिर कम सॉल्व होते हैं एग्जाम में, इसलिए इसको जितना हो सके साथ साथ कर लेना, ठीक है?
अभी आप डीपीपी कुछ नहीं करना, क्योंकि वहां से कुछ होगा नहीं भी सॉल्व, क्योंकि जब तक मैं फेजर कंप्लीट नहीं करूंगा, फेजर के बाद कंप्लीट हो जाएगा आपका। बट फिलहाल जितना मैंने आपको पढ़ा इसको समझने की कोशिश करना और इसको याद रखने की कोशिश करना। अब हमारे पास क्या है, पहला कंडीशन जो हमारे पास होना चाहिए वो ये है कि जो हमारे पास मोशन जो होगा, मोशन ऑफ द बॉडी इज एन ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी अलग है, सिंपल हार्मोनिक अलग है। मोशन ऑफ द बॉडी मस्ट बी ऑसिलेटरी, मस्ट बी ऑसिलेटरी, मस्ट बी ऑसिलेटरी। ब्रैकेट में लिखना टू एंड फ्रो, ब्रैकेट में लिखना टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। ठीक है, तो हमारे पास ये जो मोशन हो जाएगी उसको हम बोलेंगे एसएचएम। तब हो जाएगा जब ये चीज हो जाएगी। ठीक, मुझे बता दो, जो क्लॉक होगा, क्लॉक भी तो मोशन कर रहा है, वो भी तो एक पॉइंट को क्रॉस कर रहा है ना। 12 बजेंगे तो 12 तो 12 बार बार बजेंगे ना, नो डाउट इसका टाइम पीरियड 12 घंटे है, बट है तो, बट उसने तो आपको बोला ही नहीं ये एसएचएम है, वो ऑसिलेटरी नहीं है। वो इसका मतलब एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज नॉट एसएचएम। समझे बात आ रही है? हमारे एसएचएम के लिए कंडीशन होना चाहिए वो अगर 12 पे 11 पे जाता और 11 से 1 पे जाता तब हम बोलते हैं क्या, ऑसिलेटरी है। अब इसके बरक्स अगर आप वो बड़े वाले क्लॉक अमीर करके जो क्लॉक्स होते हैं, ठीक है ना, उनके जो नीचे होता है, हाँ वेरी गुड अमीर करके। अब इसके बाद यहाँ से जो हमारे पास नीचे जो पेंडुलम होता है उसको बड़ा वाला जो जिसे वो रिंग विंग बजती है कभी कभी 10 हो जाता है, ठीक है ना, तो हमारे पास वो जो होता है वो होता है एसएचएम। ठीक है ना, वो ऐसे करते हैं ना, तो कंटिन्यूअसली दैट्स एन ऑसिलेटरी मोशन। समझ बात आ रही है? क्लॉक खुद ऑसिलेटरी नहीं है। क्लियर बात है क्या? तो हमारे पास पहला क्या होना चाहिए, पहला हमारे पास होना चाहिए ये कि जो हमारे पास ये ऑसिलेटरी होना चाहिए, टू एंड फ्रो में होना चाहिए। ठीक है, दूसरा इसके पास होना चाहिए क्या, इसके पास होना चाहिए वेल डिफाइंड मीन पोजिशन। दूसरा पॉइंट, having well defined mean position and extreme position, mean position and extreme position, mean position and extreme position। सर हमें थोड़ी पता है कि वेल डिफाइन कैसे करेंगे हम, वेल डिफाइंड हम कैसे कर बोल सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड हमारे पास मीन पोजीशन को क्या बोलेंगे सर, आपने तो अभी तक मीन पोजीशन ही बताया, एक्सट्रीम पोजीशन तो बोला ही नहीं आपने अभी। देखो मैं बताता हूं, जब हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास सिंपल पेंडुलम की हम बात करेंगे, सिंपल पेंडुलम में ये हमारे पास है यहाँ पे, मुझे बता दो कि अगर इधर पे ये हमारे पास इसका मीन पोजीशन है जहां पे नेट फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। सुन सुन मेरी बात, और चीजें क्लियर हो जाएंगे आप। मुझे बता दो कि जो हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास मीन पोजीशन है, क्या है मीन पोजीशन, वो वाली पोजीशन होती है जहां पे नेट फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। समझ बात रही क्या? ओके, तो हमारे पास यहाँ पे इसका वैल्यू हमारे पास यहाँ पे mg है, ऊपर हमारे पास टेंशन हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों, नेट फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब जो हमारे पास ये वाली जो पोजीशन इसके पास होगी और ये वाली जो पोजीशन इसके पास हो जाएगी, दोनों पोजीशन हमारे पास क्या है इसमें, ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है, जो हमारे पास का जो अल्टीमेट पोजीशन हो जाएगा, जो ये सबसे दूर जा सकता है। तो मान के चलेंगे ये है हमारे पास, तोड़ने दो, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मान ले इस तरीके से है, ये मीन पोजीशन पे है पहला। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे करूंगा, जहां पे मैक्सिमम गया ये हमारे पास होता है मीन, ये एक्सट्रीम पोजीशन। इस एक्सट्रीम पोजीशन में ये आप देखो इसको, जब एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पे चला गया, क्या ये यहाँ पे रेस्ट पे आ गया क्या, हाँ रेस्ट पे आ जाएगा, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन इज 0। समझ बात आ रही? क्या ये सबसे ज्यादा हाइट पे है इस पॉइंट पे, तो दैट मीन सबसे ज्यादा क्या होगा यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब मैं ये बोलूंगा, हाँ हाँ सही बात, जो भी आपने बोला, तो हमारे पास इधर से ऐसा हो जाएगा। तो मुझे बता दो एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना होगा, क्यों 0 होगा, बिकॉज वेलोसिटी एट दैट टाइम पे 0 होता है। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है, क्यों होती है, बिकॉज हाइट ज्यादा होती है। समझ में बात आ रही है? तो एक्सेलरेशन क्या होगी, मैं प्रूव भी कराऊंगा उनको, बट फिलहाल एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिलहाल एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रहे हैं ना। तो mgh, मुझे बता दो इधर से, सुन सुन सुन, सुन अभी आएगा समझ, धीरज रखो, संयम से काम लो, फिलहाल याद रखो, फिलहाल जब मैं आपको डिस्प्लेसमेंट वगैरह वगैरह पढ़ाऊंगा, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। इधर से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम बोलेंगे क्या, यहां पे v जो होगा, v का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है ना, यहां पे हाइट क्या होगा, मैक्स, हाइट तो मैक्स होगा, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है वेलोसिटी, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है हाइट। समझिए बात आ रही है? मीन पोजीशन की अगर हम बात करेंगे, मीन पोजीशन में हमारे पास यहाँ पे जब पहुंचेगा मीन पोजीशन पे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी कि कम होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि यहाँ पे तो 0 हुई ना, कहीं ना कहीं तो कंजर्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है तो हाइट तो 0 है ना इधर पे, तो हमारे पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्स, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्स। ठीक है, वेलोसिटी मैक्स होगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, बिकॉज हाइट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। यही तो इसके साथ भी हो जाएगा, v इज इक्वल टू 0, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0, हाइट इज इक्वल टू मैक्स, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मैक्स।
कितना होगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है? बना लो, मुझे क्या देख रहे हो? पीरियोडिक मैं लिखाऊंगा स्टेटमेंट, मत लिखो खुद ही, इसको मॉडिफाई करूंगा मैं पहले। इसको मैं एक स्टेटमेंट, कॉमन स्टेटमेंट बनाऊंगा जो आपको फिर हर एक जगह पे लगेगा, वरना मैंने लिखा ही होता है। अभी चीजें इसके कंप्लीट किए नहीं मैंने, ये क्वेश्चन भी आया है एक बार, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मैं वही स्टेटमेंट लिखाऊंगा, बट फिलहाल तो मुझे इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने दो। कभी कभी मैं सोच रहा हूँ इतना अच्छा कैसे पढ़ाता हूँ। और पता है बैच को मिलून गोड़े, मतलब पहले से ही। फिर इसके बाद आराम से जब अपने वो डेमो दे रहे थे ना, तुम 27 में तमाम मैथमेटिकल टूल वूल पढ़ूँ अच्छे से। मुझे पता, मैं उतना ही पढ़ाता हूँ जितना मुझे पूरी फिजिक्स में लगेगा, ठीक है? मैं ये चीजें वहीं पे सिखाता हूँ सारे। मैं 11th इंटीग्रेशन, कितना इंटीग्रेशन, जितना मैंने डिफरेंस है ना ग्रेविटेशन में वो पढ़ाया था ना, पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल ग्रेविटेशन पोटेंशियल, उतना मैंने इंटीग्रेशन को सिखाया हर एक जगह पे। फिर ये हुआ विषम आर्क इक्वेशन एक्स रेज़ टू पावर n स्क्वायर इंटीग्रेशन, क्योंकि मुझे पता बाकी जगह पे लगेगा ही नहीं कहीं पे, ठीक है? ठीक है, ओके, ग्रेट ग्रेट। थर्ड पॉइंट नीचे, ओके, लिखो नेक्स्ट वन। थर्ड कंडीशन और लास्ट कंडीशन, एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखना, टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, कंजर्व्ड, ठीक है बेटा? तो दैट मींस टोटल मैकेनिकल का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल के साइड में लिखना ब्रैकेट में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रह रही है? समझो आप तो थोड़ा दिमाग लगाओ। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रह रही है, हाँ सर। यहाँ पे जब मैं ऐड करता हूँ टोटल एनर्जी के बराबर आ रहा है, यहाँ पे ऐड करूंगा टोटल एनर्जी के बराबर, यहाँ पे ऐड करूंगा तो टोटल एनर्जी के बराबर आ गया। क्या ये टू एंड फ्रो में मिल रही है आपको? ठीक है। क्या वेल डिफाइंड एक्सट्रीम पोजिशन है? क्या वेल डिफाइंड मीन पोजिशन है? क्या सारी कंडीशन आपको फुलफिल हो रही है एक ही एग्जाम्पल में? तभी तो ऐसा चम है। समझ में बात आ रही है क्या? तभी तो एसएचएम इक्वेशन है ये। तो इसीलिए मैंने बोला कि एसएचएम को ओबे कर रहा है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है दैट्स कॉल्ड फेजर। फेजर डायग्राम जितना अच्छे से समझोगे इस चीज को, जितना आपके पास दिमाग है सारा लगा लो। मैं बोल रहा हूँ कश्मीर में किसी को एसी नहीं आता है। अगर आपने ये फेजर अच्छे से समझ लिया, ठीक है ना, एसी मुझे पढ़ाना नहीं पड़ेगा, आप वही से पढ़ाओगे मेरे को, ठीक है? बस आप फेजर डायग्राम को अच्छे से समझ लेना। आपको एलसीआर सर्किट यूं आ जाएंगे, फिर लैग किसको बोलते हैं, लीड किसको बोलते हैं, इन फेज किसको बोलते हैं, वो यही से फेजर से ही आता है सारा, ठीक है? फिर हम बोलते हैं 11th 12th में हम सीरियस हो जाएंगे। तो 11th समझने जब थोड़ी थी क्या ये बता के समझ, 12th में स्कूल रखा है वहां पर ने, मैं इस वाले 12th में होंगे काम। मुझे आदत है 11th को 12th में मिलाना। आप देखना मैं कैसे पढ़ाऊंगा 11th। 11th इज फेजर, it is a it is a rotating vector, it is a rotating vector which represents the SHM on the projection। यानी कि आपने प्रोजेक्शन पढ़ा है क्या? प्रोजेक्शन वेक्टर में पढ़ा है क्या? आगे दौड़ पीछे छोड़ शाबाश। अच्छा आप मुझे बता दो एक बात, मुझे एक बात बताओ, आपने क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को दो प्रोडक्ट क्यों बनाए? एक ही बना लेते। आपने उसको सर ने आपको बोला मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर, फिर इसके बाद बोला होगा कि वेक्टर को स्केलर के साथ करेंगे, तो वेक्टर को स्केलर के साथ करेंगे, जो मेरी बेटी करती है 3 into 3, ठीक है? स्केलर वर्सेस स्केलर, फिर इसके बाद वेक्टर इनटू स्केलर, लैम्डा इनटू वेक्टर हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज स्केलर इनटू वेक्टर, ठीक है? फिर इसके बाद आपने किया वेक्टर इनटू वेक्टर, फिर वेक्टर इनटू वेक्टर में आपने दो पढ़े क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। आपने कैसे मान लिया कि डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ही? किस बिहाफ पे बोला गया आपको? आपको सीधे गया लिखाया गया यहाँ से, क्योंकि मुझे प्रोजेक्शन पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसी पे डिपेंड करता है। आपको सीधे बोला गया कि ये ए क्रॉस बी है, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ये ए डॉट बी है, इसको बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट, आपने मान लिया। हाँ, उसी को तो प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना? तो मुझे बता दो ये वाली चीज हमारे पास है। अगर हमारे पास वेक्टर ए है, ये दिस इज वेक्टर बी, ये हमारे पास वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर बी, यहाँ ए बी मान लो, ये हमारे पास थीटा एंगल है, ये इनमें से ये तो हमारे पास प्लेन में है ना, इसको तो मुझे रिजॉल्व नहीं करना पड़ेगा। रिजॉल्व किसको करूंगा? इसको। तो ये बनेगा ए बी कॉस थीटा या साइन थीटा, और ये बनेगा बी। जब इन दो को आप मल्टीप्लाई करोगे तो डॉट प्रोडक्ट बनेगा, जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा। यही तो हमारे पास प्रोजेक्शन होता है। प्रोजेक्शन मतलब कि मैं भूल गया उर्दू में क्या बोलते हैं इसको, छाय, उसको क्या बोलते हैं? झाड़ू नहीं बोलते, शेडो। शेडो प्रोजेक्शन का मतलब होता है शेडो। हाँ, प्रोजेक्शन का मतलब होता है शेडो, ठीक है? वो चीज हमें पढ़ना है, ठीक है? आप सुनो मेरी बात।
गो मैं ये बोलूंगा कि जो हमारे पास फ्रेजर जो होता है इट इज अ पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग रोटेटिंग वेक्टर में बोलूंगा, जो क्या करता है रिप्रेजेंट करता है एसएचएम को इन टर्म्स ऑफ द प्रोजेक्शन, इन टर्म्स ऑफ द प्रोजेक्शन। सिंपल है, अंग्रेजी जानना नहीं है, ठीक है, आप लिखो अपने हिसाब से, फिर उसके बाद हम समझ लेंगे इस चीज को। लिखो इट इज द पॉइंटिंग वेक्टर, इट इज द पॉइंटिंग रोटेटिंग वेक्टर, लिखो इट इज द पॉइंटिंग रोटेटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग रोटेटिंग वेक्टर, वेक्टर which represents SHM, which represents SHM in terms of projection, which rotating SHM in terms of projection, projection, projection। मैं समझाता हूं, सुनो मेरी बात। अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी डिस्प्लेसमेंट जहां से लोग स्टार्ट करते हैं हम कल पहुंचेंगे उधर पर, ठीक है, वो सीधे पढ़ाते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ सिस्टम, ठीक, बट ये चीजें पहले समझना इंपॉर्टेंट है। सुनो मेरी बात, वो क्या बोलते हैं, सुनो, मान के चलेंगे कि मैंने एक सर्कल में पार्टिकल को घुमाया, इसका रेडियस होगा ना ये वाला, मैं बोलूंगा ये हमारे पास मीन पोजीशन है। व्हाट इज मीन पोजीशन? जहां पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। मैं मानता हूं कि हमारे पास t इज इक्वल टू 0 है, यहां पर भी तो t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये अगर सेंटर है, ये वाला पॉइंट हमारे पास एक सेंटर है, इसका मतलब ये हमारे पास एम्पलीट्यूड हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? तो पार्टिकल का सबसे बड़ा रेंज क्या होगा? r, दैट इज रेडियस, है ना। तो मैं मानता हूं कि अगर हमारे पास पार्टिकल जो है, पार्टिकल यहां पे t इज इक्वल टू 0 पे यहां पर है, समझना, t इज इक्वल टू 0 पे यहां पर है, इधर पे कोई एंगल इसका बन रहा है इधर के साथ, नहीं बन रहा है ना, दैट मींस फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, फेज का वैल्यू 0 हो जाएगा। अभी समझ आ जाएगा। अब जब ये पार्टिकल चलने लगा इधर से इस वेलोसिटी v के साथ, पार्टिकल किधर जा रहा है? ये हमारे पास प्लस a है, ये हमारे पास माइनस a है, वही तो होगा। पार्टिकल जा रहा है टुवर्ड्स द a, प्लस a में, तो इसका मतलब जब हमारे पास ये पार्टिकल इधर पे पहुंच गया होगा, जब ये पार्टिकल इधर तक पहुंच गया होगा एट टाइम t पे, t इज इक्वल टू 0 पे, तो यहां पे था ना ये, t इज इक्वल टू 0 पे कहां पे है? यहां पे। t इज इक्वल टू t पे कहां पर होगा? इधर पे मान ले, ठीक। तो इसका मतलब इसका प्रोजेक्शन बना दो, ये तो हमारे पास यही हुआ ना, ये हमारे पास ए वेक्टर है, इसको इसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास ये ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है, ये तो बी वेक्टर हुआ ना। अब इसको क्या करोगे? रिजोल्व करेगा दो कंपोनेंट्स में। तो पहला कंपोनेंट क्या आएगा बेटा? पहला कंपोनेंट हमारे पास ये, अगर मैं आर वेक्टर हमारे पास है जो हमारे पास ए के बराबर, जिसको मैं एम्पलीट्यूड बोलूंगा आगे जाके, तो ये हमारे पास क्या हुआ? ये हमारे पास एंगल थीटा बन रहा है ना, तो थीटा एंगल हमारे पास होगा, तो मैं बोलूंगा इसका एक बनेगा इधर से, दिस इज आर कॉस ऑफ थीटा बनेगा ना। ये क्या बनेगा? दिस इज आर साइन ऑफ द थीटा, ठीक है। तो मुझे बता दो, अगर मैं यहां से प्रोजेक्शन डालता हूं तो ये हमारे पास एक प्रोजेक्शन इधर पे आ जाएगा और एक प्रोजेक्शन इधर पे आ जाएगा। अगर मैं बोलूंगा ये कितना, आप बोलोगे सर आर, जो हमारे पास आर साइन ऑफ द थीटा। अगर मैं बोलूंगा ये कितना, आप बोलोगे सर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ द थीटा। नहीं समझ आया? वो इसका मतलब जब पार्टिकल यहां पे होगा, इसका प्रोजेक्शन जो होगा वो ये होगा ना, दिस द प्रोजेक्शन, इसका छाया आपको यहां पे मिलेगा। जब ये ऊपर ऊपर जाएगा तो इसका मतलब जब ये ऊपर गया होगा, यहां पे पहुंचा होगा, तो पूरा छाया ये होगा। इसका मतलब जब ये कंप्लीट कर रहा है कर रहा है कर रहा है, जब ये ऊपर पे पहुंचेगा प्लस ए पे, तभी तो इसने आर डिस्टेंस कवर किया, वही तो प्लस ए। समझ में बात नहीं आया आपको? यहां से नो डाउट आपका जो पार्टिकल जो है होगा वो इस तरीके से चल रहा है, बट इसका जो छाया होगा वो इस पे आ रहा है ना। जब ये कंप्लीट यहाँ पे पहुंचेगा तो कंप्लीट इसका, इसने कितना कंप्लीट किया? ए डिस्टेंस का कंप्लीट किया ना, वही तो हमारे पास एम्पलीट्यूड है। समझ में बात आ रही है? क्या मैं ये बोल सकता हूं, देखो क्वेश्चन आपकी इक्वेशन कहां से आई थी, मुझे बता दो, क्या हमारे पास मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा, जिसने आपको अभी इक्वेशन को प्रूव किया कि एसएचएम है या नहीं है। क्यों कराया पहले, इसीलिए कराया। y इज इक्वल आर साइन ऑफ द थीटा है ना, तो मुझे बता दो y इज इक्वल आर का वैल्यू मैक्सिमम, वो तो रेडियस होगा ना, एम्पलीट्यूड होगा ना वेव का, तो हमारे पास क्या बनूंगा? ए हमारे पास लिख सकते हैं क्या, इनटू साइन, क्या मैं यहाँ पे थीटा हमारे पास ओमेगा किसके बराबर होता है? थीटा डिवाइडेड बाय टी होगा कि नहीं होगा? तो थीटा नहीं होगा ओमेगा इंटू टी, तो इसीलिए हमारे पास y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा इंटू टी, दिस इक्वेशन। समझ में बात है क्या? अब दूसरे देख इधर पे भी हो जाएगा भाई, अगर मैं x लिखूंगा, x हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? यह हमारे पास बनेगा r cos ऑफ द थीटा, इसीलिए मैंने बोला दोनों ऐसे चम कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगा? x इज इक्वल, ये हमारे पास यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? a cos ऑफ ओमेगा इनटू टी। दोनों इक्वेशंस को मैंने ऑलरेडी प्रूव किया है ऐसे चम से, अगर मैं पहले बोलता फिर उसके बाद प्रूव करता, थोड़ा सा बोलना पड़ता। अब आप खुद ही मान रहे हो ना ऐसे चम दोनों है। समझ में बात आ रही है क्या? यहाँ पे हमारे पास ये होता है फेजर, क्या होता है? फेजर डायग्राम। समझ में बात आ रही है क्या? अभी लिखो फिलहाल थोड़ा सा, हाँ अब स्टार्ट हो गया असल में, अब आपका दिमाग घूमेगा। मुझे आपकी खुशी बर्दाश्त मत हो जाएगी, आप खुश रहोगे वो समझ से होगा नहीं। यहाँ पे आप रो फिर एग्जाम में हंसोगे, मगर थोड़ा सा आपको
अगर आप जितना भी आप टाइम पढ़ रहे हो घर में, उसको थोड़ा सा 2-3 घंटे एक्स्ट्रा करना है, फिर उसके बाद मजे कॉलेज जाओगे, फिर क्या है, व्हाइट कोट पहन के फिर आप शपथ लोगे। हाँ, कल मैं देख रहा था एक वीडियो, हमारी भी एक स्टूडेंट थी, वो सिलेक्ट हुई थी, उन्होंने कल वो शपथ ली ना, वो लेनी पड़ती है ना व्हाइट कोट लगा के, शमा हाथ में, मतलब फील हुआ। ऐसे फील करो आप, जब हम करेंगे ऐसा, वहां पे इन रात फना करने का, दिन फना करने का कोई मतलब ही नहीं रहता उनके सामने, उस मेहनत के सामने। नमगर मी डायलॉग होते लेखन गसन तो पास, नमगर मी डायलॉग लेखन तक चैप्टर जो फिजिक्स। ओके, लिखा क्या? देखिए इधर तक जो टाइम लगा होगा, वो टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा होगा। कितना? चौथा हिस्सा होगा, यानी कि ये हमारे पास है T/4। यही पे याद रखो, फिर कंफ्यूजन में नहीं आओगे। शिबासंगोड आई, इधर पे जो टाइम पीरियड होगा दैट मींस T/4 होगा। अभी मैं इसको क्वाड्रेंट के हिसाब से भी पढ़ाऊंगा, फिलहाल आप समझ लो। वेलोसिटी की डायरेक्शन भी पूछी जाती है। अब मुझे बता दो, क्लास मत लो, वही मिशन नो, 5 मिनट सफर करो। अब मुझे बता दो, 2 मिनट इसको तो कंप्लीट करने दो, फिर कल कहां बनाऊंगा फिर से। इधर पे टाइम पीरियड कितना है? T/4। जब यहां से आ जाएगा, इधर पे पहुंचेगा, तो इधर पे टाइम पीरियड कितना होगा? यानी कि हाँ, हाँ। अब हमारे पास यहां से कितना टाइम होगा? तो यहाँ पे टाइम पीरियड होगा 3T/4। इधर से कितना टाइम होगा? तो जब एक कंप्लीट साइकिल करेगा, इसका मतलब यहां से हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा, ये हमारे पास टाइम पीरियड हो जाएगा। जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उस पॉइंट पे वापस आ जाएगा, मेन पोजीशन से स्टार्ट किया, मेन पोजीशन पे वापस आ गया, एक साइकिल कंप्लीट होगा, इसका टाइम पीरियड होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है क्या? ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, जब हम क्वाड्रेंट वाइज देखेंगे, अगर मैं बोलूंगा कि पार्टिकल जो हमारे पास है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बताइए उसका एम्पलीट्यूड पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा? पॉजिटिव में आ जाएगा। फिर इसके बाद जब यहां से जाएगा, इसका जो हमारे पास जो पार्टिकल जा रहा है वो प्लस ए की तरफ जा रहा है, उसका शेडो भी तो वैसे उसी क्वाड्रेंट में बनेगा। फिर इसके बाद जब यहां से आ जाएगा, मुझे बता दो कि इसका जो डाउनवर्ड वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन इस वाली पॉइंट पे किधर की तरफ होगी? ऊपर की तरफ, प्लस ए की तरफ होगी ना। इस वाली जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी? अपवर्ड्स होगा, प्लस ए की तरफ है ना। अब अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं है, प्लस ए माइनस ए है। ठीक है, प्लस एम्पलीट्यूड है एंड माइनस एम्पलीट्यूड है। तो मुझे बता दो यहां से जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो वेलोसिटी होगा, तो ये फिलहाल अभी पॉजिटिव में ही है, अबो में ही है, बट हमारे पास की वेलोसिटी जो होती है वो डाउनवर्ड होगा, माइनस ए की तरफ हो जाएगा। समझ में बात आ रही है? नहीं समझे? जब यहाँ पे पार्टिकल जाएगा, फिर मैं कल से इसी से स्टार्ट करूंगा, इधर की तरफ वेलोसिटी किधर होगी? इधर होगी ना। इसका शेडो कम कम हो जाएगा ना, तो इसका मतलब तभी तो इसका यहाँ पे शेडो जीरो हो जाएगा, तभी तो एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा इसका। समझ में बात आ रही है क्या? फिर इसके बाद यहाँ पे वेलोसिटी किधर की तरफ होगी? डाउनवर्ड होगी। फिर इसके बाद जब यहाँ से जाएगा, फिर से इसका जो हम एम्पलीट्यूड इधर की तरफ शेडो बनने लगेगा, तो हाँ यहाँ पे बनेगा, तो डायरेक्शन हो जाएगा वेलोसिटी की अपवर्ड डायरेक्शन में। समझ बात है? फिर यहाँ से जाएगा तो अकॉर्डिंग हो जाएगा। समझ बात है? इंशाल्लाह इसको मैं पढ़ाऊंगा कल, अभी खत्म होगा नहीं।